हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड अध्याय 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस अध्याय 1 का नाम है बहुपद। क्या है बच्चों? इस अध्याय 1 का नाम है बहुपद। तो आज के इस पहले लेक्चर में केवल हम बहुपद की बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिक से शुरुआत करने का अर्थ यह है कि अगर क्लास 9th में किसी स्टूडेंट ने बहुपद वाले चैप्टर का नॉलेज अच्छे से नहीं लिया है या किसी कारणवश वह इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो बहुपद की पूरी जीरो लेवल से तैयारी वो आज के इस लेक्चर के थ्रू कर सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। तो जैसा ही कि आप जान रहे हैं कि कभी भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो जनरली सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है बहुपद, तो सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये जो चैप्टर का नाम है बहुपद, उसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये लड़की भी पूछ रही कि बहुपद क्या है। इसकी टीचर क्या बोल रही है, देखिए। बहुपद पढ़ने से पहले, ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है? बहुपद पढ़ने से पहले हमको चर अचर और विजी व्यंजक को समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड में? अगर आपको बहुपद का जीरो लेवल से तैयारी करनी है, जीरो लेवल से स्टार्ट करनी है, तो हमको 3 चीजों को बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन है? पहला चर समझना पड़ेगा, उसके बाद अचर समझना पड़ेगा, उसके बाद हमको समझना पड़ेगा बीजी व्यंजक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर और अचर की। क्लियर है सबको? क्या स्टार्ट करेंगे हम इस पेज में? चर और अचर को पूरे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ हेडिंग लगा हुआ है हमारा चर राशि। क्या लगा हुआ है? हेडिंग चर राशि। यहाँ पर इसका परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है? वे राशि जिनका मान बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। मेरी बात आ रही सबको समझ में? सब याद कर लीजिए, एक बार बोल लीजिए मेरे साथ में। वे राशि जिनका मान बदलता रहता है वे चर राशि कहलाते हैं। क्लियर है? जिनका मान बदलता रहता है। और जनरली हम चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। क्या से व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड, जनरली बीच में और भी आएगा पी क्यू आर एस। इस प्रकार से हम चर राशि को व्यक्त करेंगे। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से मान बदलेगा और उसे हम अचर राशि कहेंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए एक उदाहरण है, ठीक है। यहां पर देखिए x धन y बराबर 30। क्या लिखा हुआ है? x धन y बराबर 30, मतलब हमको आंसर 30 लाना है। हमको आंसर कितना लाना है? 30 लाना है। लेकिन कैसे आएगा आंसर 30? यहां लिखा हुआ है जब हम लोग x में y को जोड़ेंगे ना, उसके बाद बराबर करके जो आंसर है वो इसको लिखेंगे 30। तो मतलब कई स्टूडेंट लोग के दिमाग में अलग अलग नंबर आ रहा होगा कि अगर हम x के जगह 10 रख दें और y के जगह 20 रख दें तो भी आंसर कितना आएगा हमारा? 30 आएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? कोई सेकंड स्टूडेंट या जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठे हैं आप लोग, किसी के माइंड में कुछ दूसरा नंबर आ रहा होगा। दूसरा नंबर जैसे मैं एक लिख देता हूं यहाँ। कोई सोच रहा होगा सर अगर हम लोग x के जगह 15 रख दें और y के जगह भी 15 रख दें तो आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर है हाँ। ठीक है, आंसर है हाँ, मतलब आएगा, आंसर आएगा 30। उसके बाद कोई तीसरा स्टूडेंट है, क्या मैंने बोला? कोई तीसरा स्टूडेंट है, वो कुछ और अलग नंबर सोचता है। जैसे कि उसने सोचा x की जगह उसने 14 रखा और y की जगह उसने 16 रखा, तो भी आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। तो भी आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। तो अब यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखना, ये पहले नंबर का स्टूडेंट है, ये दूसरे नंबर का स्टूडेंट है, ये तीसरे नंबर का स्टूडेंट है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, पहले नंबर के स्टूडेंट के लिए x का मान कितना है? 10 है और y का मान कितना है? 20 है। और दूसरे नंबर के स्टूडेंट के लिए x का मान उसने 15 बोला और y का मान भी 15 बोला। सबको क्लियर है? उसके बाद आया तीसरे नंबर का स्टूडेंट। तीसरे नंबर के स्टूडेंट ने x का मान 14 बोला और y का मान 16 बोला, तो भी आंसर 30 है। तो यहाँ पर अगर बारी बारी बात करें पहले नंबर के स्टूडेंट और दूसरे नंबर के स्टूडेंट और तीसरे नंबर के स्टूडेंट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टूडेंट ने x और y का मान अलग अलग बताया। क्या बताया? x और y का मान अलग अलग बताया। मतलब यहां पर तीनों स्टूडेंट के लिए x और y का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। x और y का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तब हम लोग x और y को क्या कह सकते हैं? चर राशि कह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, ऐसी राशि जिनका मान बदलता है उन्हें चर राशि कहते हैं। और चर राशि को जनरली हम किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। उम्मीद है सबको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अचर राशि की ओर। किधर हम आगे बढ़ते हैं? अचर राशि की ओर। देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है? वे राशि जिनका मान नहीं बदलता। जिनका मान नहीं बदलता का अर्थ क्या है? जिनका मान फिक्स रहता है। क्या रहता है बच्चों? जिनका मान फिक्स रहता है उन्हें क्या कहेंगे? अचर राशि कहेंगे, है ना? उन्हें क्या कहेंगे? अचर राशि कहेंगे। जैसे कि आपने
आप जब से भी स्कूल जा रहे हो क्लास 1 से अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, नंबर्स मतलब जितने भी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है, उनमें से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे 1 2 3, यहाँ ऋण 5 भी लिखा है, दशमलव वाला नंबर भी लिखा हुआ है 6.8, उसके बाद बटा वाला भी नंबर हो सकता है 1/2। तो ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इसका मान फिक्स रहता है। फिक्स है का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो ये वाला जो नंबर 9 है, ये मेरे लिए भी 9 है, इसका वैल्यू आप लोगों के लिए भी इसका वैल्यू 9 है, और कोई तीसरा कोई आपके पड़ोसी वाले अंकल होंगे उसके लिए भी नंबर ये जो 9 लिखा हूं उसका भी वैल्यू कितना होगा, उसके लिए 9 होगा। मतलब जितने भी नंबर है उनका वैल्यू क्या रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, फिक्स है। जैसे कि यहाँ पर एक नीचे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, देखिए। ऐसा समझ लीजिए मेरे पास एक 10 का नोट है, क्या मैंने बोला, मेरे पास एक 10 का नोट है और मेरे पास एक 20 का नोट है, तो मेरे पास कितना पैसा है, टोटल कितना रुपए है, 30 रुपए है। लेकिन बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरे पास जो 10 का एक नोट है, जो मेरे पास 20 का एक नोट है, ये जो 10 का नोट है मेरे लिए भी वैल्यू 10 का रखता है। आप लोगों को भी 10 का नोट दिया तो आप लोगों के लिए भी वो किसका वैल्यू रखेगा, 10 का। आप किसी और को दिए तो उसके लिए भी किसका वैल्यू रखेगा, 10 का। और जो 20 रुपए के नोट को मैं भी 20 रुपए का वैल्यू दूंगा, आप लोग भी 20 रुपए का वैल्यू दोगे, और कोई और होगा वो भी 20 रुपए का वैल्यू देगा। बात आ गई समझ में। तो ये सारी चीजें जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, इनका मान फिक्स रहता है, इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो जितने भी नंबर्स होंगे जनरली वो सारे क्या होंगे, अचर राशि होंगे। क्लियर है सबको, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट। अब धीरे धीरे करके अगर इस स्लाइड में यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए, धीरे धीरे करके मैं और डीपली नॉलेज दूंगा और चर और अचर राशि का और बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि चर और अचर राशि किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम समझेंगे चर राशि। क्या समझेंगे, चर राशि। देखिए यहाँ पर एक लड़की देख रहे हैं, इसके हाथ में बैग देख रहे हैं आप, है ना। तो ये लड़की क्या की, किराने की दुकान में गई, और यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या बोल रही है, देखिए मेरे 1 किलोग्राम में आलूओं की संख्या 15 है। मतलब इसके घर में आलू खत्म हो गया होगा, ये किराने की दुकान में गई, इसने 1 किलो आलू पर परचेस खरीदा, मतलब खरीदा। जब खरीदा 1 किलो आलू, तो उस 1 किलो आलू में आलू की संख्या कितनी थी, 15 थी। थोड़ी सी बात को ध्यान देना, 1 किलो में आलू की संख्या 15 थी। उसके बाद यहाँ पर भी एक लड़का देख रहे हैं आप, ये भी किराने की दुकान में जाता है और ये भी 1 किलो आलू खरीदता है। लेकिन ये जो लड़का है, इस लड़के ने जब 1 किलो आलू खरीदा तो उस 1 किलो आलू में आलू की संख्या कितनी थी, 20 थी। मतलब 1 केजी में आलू की संख्या कितनी थी, 20 थी। अगर आप में से कोई, आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे को, आप लोग अगर कोई किराने की दुकान में जाते हो, अगर वहां पर बहुत छोटा छोटा आलू रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से शायद कोई 30 आलू भी खरीद के लाएगा। कोई 30 आलू खरीद के लाएगा 1 किलो में, कोई 35 आलू खरीद के लाएगा। कब लाएगा इतने सारे आलू, जब आलू की साइज क्या हो, छोटी हो। आ गई बात समझ में। मतलब जो आलूओं की संख्या है वो सब व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब 1 किलो में आलूओं की संख्या बदल सकती है, और जो चीज बदलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, चर राशि कहते हैं। बातें आ गई सबको समझ में, जिनका मान बदलता है उसे हम चर राशि कहते हैं। तो जनरली यहां क्या लिखा है, देखो 1 किलोग्राम में आलूओं की संख्या, क्या मैंने बोला, 1 किलोग्राम में आलूओं की संख्या चर राशि है कि अचर। तो चेक करिए 1 किलोग्राम में आलू की संख्या बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो आप लोग का और मेरा आंसर सबका एक जैसा ही होगा कि 1 किलोग्राम में आलू की संख्या बदल रही है, किसी के लिए 10 है, किसी के लिए 15 है। तो इसलिए 1 किलोग्राम में आलू की जो संख्या है वो कैसी राशि है, चर राशि है। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आप लोग वाई भी मान सकते हो, आप लोग जेड भी मान सकते हो, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आप लोग मान सकते हो। क्लियर है। तो एक्स क्या चीज है, 1 किलोग्राम में आलूओं की संख्या, उसको मैंने एक्स माना। तो इस लड़की के लिए एक्स का मान कितना होगा, 15 होगा, और इस लड़के के लिए x का मान कितना होगा, 20 होगा। मेरी बातें सबको समझ में आ रही होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो मेरे पास और भी एग्जाम्पल है। तो अब इस एग्जाम्पल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अचर राशि के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अचर राशि। जैसा कि आप जान रहे हैं अचर राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिनका मान नहीं बदलता, फिक्स रहता है। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। ये यहाँ पर एक लड़की देख रहे हो, ये बैग लेकर के मार्केट निकली, और ये लड़की फल की दुकान पे गई, फल की दुकान में गई और उसने फल वाले को बोला कि मुझे 1 दर्जन केला दीजिए। क्या बोला इस लड़की ने, 1 दर्जन केला दीजिए। तो इसने जब बैग में डाला तो उसने गिना कि केला कितना है। तो देखिए क्या बोल रही है, 1 दर्जन में केले की संख्या कितनी थी, इसकी बैग में 12 थी। उसके बाद यहाँ पर भी एक लड़का देख रहे हो, ये अपने घर से निकला, फल की दुकान में गया, फल वाले को बोला इस लड़के ने कि मुझे 1 दर्जन केला दीजिए। तो इस व्यक्ति को भी, इस लड़के को भी दुकानदार ने जब केला दिया तो इसमें भी कितनी संख्या आई, 12 केले आए। कितने में, 1 दर्जन में केले की संख्या कितनी थी, 12 थी। अब इस एग्जाम्पल को अपने आप में लेकर के देखिए, अगर कल के डेट पे
कल के डेट पे आप लोग फल की दुकान में जाते हो और कितना केला मांगोगे, केले दुकान में या फल दुकान वाले को 1 दर्जन केला दीजिए, तो वो आपको भी कितना देगा, 12 पीस देगा केला। मतलब मैं जाऊं, ये लोग जाएं, ये जाए, आप जाओ, आपके पापा जाएं, आपके पड़ोसी वाले अंकल जाएं, कोई भी जाएगा तो 1 दर्जन में कितना केला लेके आएगा, 12। मतलब जो 1 दर्जन में केले की संख्या सबके लिए फिक्स है, और जो चीजें फिक्स होती, जिसका मान नहीं बदलता, वो क्या राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। और अचर राशि को जनरली हम लोग नंबर से व्यक्त करेंगे। तो 1 दर्जन में केले की संख्या कितनी है, 12 है। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए 1 दर्जन में केले की संख्या कितनी है, 12 है। और मैंने यहां पर एक्स वाई क्यों नहीं माना, अपना दिमाग चलाइए। एक्स वाई किसको मानते हैं, चर राशि को, जिसका मान बदलता है। यहां बदल नहीं रहा है, सबके लिए 12 होगा। कोई भी व्यक्ति जाए फल की दुकान में 1 दर्जन केला मांगेगा तो उसको 12 पीस केला ही मिलेगा। क्लियर है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सब समझ गए होंगे कि अचर राशि किसे कहते हैं। और भी मेरे पास कुछ 4-5 एग्जाम्पल है, उसके थ्रू और धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा कि चर राशि और अचर राशि हम किसे कहेंगे। आइए ये एग्जाम्पल देखिए, यहां पर भी लिखा है चर राशि। तो जनरली चर राशि के बारे में आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे किसी व्यक्ति की आयु, मेरी आयु मतलब मेरी उम्र, आप लोगों की उम्र, आपके पड़ोसी में कोई रहता है उनका उम्र, आपके पापा की उम्र, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि जो किसी की भी व्यक्ति की आयु, मेरी आपकी किसी की भी जो आयु है, क्या वह बदलता है या नहीं बदलता है। मेरे पास एग्जाम्पल है, ये एक छोटा सा लड़का देख रहे हो, क्लियर है, ये छोटा सा लड़का देख रहे हो आप, इसका एज कितना होगा, कुछ कम होगा, 5 से 10 साल। इसका एज क्या होगा, अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा समझ लीजिए, इसका एज होगा 20 साल के आसपास। और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति दे रहे हो, इनका एज होगा, इनका उम्र होगा कुछ 60 से 70 साल। तो अब ये इस बात को ध्यान देंगे कि व्यक्ति की जो आयु है वो क्या होती है, बदलती रहती है। और जो चीज बदलती है हम उसे क्या कहते हैं, चर राशि। और उसको क्या से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो मैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दे दूं, एक्स, मैं इसको मान लेता हूं। तो जो व्यक्ति की आयु क्या है, वो एक्स है। और एक्स क्यों माना, क्योंकि चर राशि। और चर राशि हम लोग कैसे पता की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आयु क्या होता रहता है, बदलता रहता है। हर दिन क्या होता है, बदलता रहता है, हर साल, है ना। तो एक्स क्या, एक्स हमने किसको माना, आयु। तो अगर इस लड़के की बात करें, इस छोटे से लड़के की बात करूं, तो इसके लिए एक्स का मान कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 साल। अगर इस लड़के की बात करूं तो एक्स का मान इसके लिए कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। और इस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक्स का मान कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। एक्स मतलब क्या है, व्यक्ति की आयु। इसकी आयु 6 है, इसकी आयु 15 है, इसकी आयु 60 है। तो सबके लिए आयु क्या हो रही, अलग अलग इसका मान आ रहा है। और जिसका मान बदलता है, अलग अलग आता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और चर राशि को जनरली एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हम व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। और एक एग्जाम्पल मेरे लिए है, आपके पास है मेरे से, जैसे यहाँ पर लिखा है परिवार में सदस्य की संख्या। क्या मैंने बोला, परिवार में सदस्य की संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए ये भी एक परिवार है, इसमें गिनिए तो कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4। इस परिवार में सदस्य संख्या 4 है। अब इधर आइए, ये एक एग्जाम्पल, ये भी एक परिवार है, इसमें कितने सदस्य गिनिए, 1 2 3। इस परिवार में 4 सदस्य हैं, इस परिवार में 3 सदस्य हैं। किसी परिवार में 5 सदस्य भी हो सकते हैं। अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें सदस्य, उस परिवार में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। मतलब जो सदस्य, परिवार में जो सदस्य की संख्या है वो हर परिवार के लिए अलग अलग हो सकती है। और सदस्य संख्या बदल रही है, और जो चीज बदलती है, जिसका मान बदलता है, उसे हम क्या राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और चर राशि को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो इस बार में ये जो चर राशि, इसको मैं वाई नाम देना चाहूंगा, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। वाई नाम भी आप दे सकते हो। तो अब मैं बात करूं, वाई का मतलब क्या है, परिवार में सदस्य की संख्या। और मैंने क्यों वाई नाम दिया, क्योंकि ये सब परिवार के लिए चेंज हो रही है, सदस्य अलग अलग संख्या में सदस्य। तो अगर इस परिवार के बारे में बात करूं, इस परिवार में सदस्य संख्या मतलब जिसको वाई मैंने माना है, वाई बराबर कितना है इस परिवार के लिए, 4 है। अगर इस परिवार के बारे में बात करूं, मैं इस परिवार के बारे में बात करूं तो इस परिवार में वाई का मान कितना है, 3 है, मतलब 3 सदस्य हैं। बातें सबको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ये आपके सामने और एक एग्जांपल है, किसके लिए, चर राशि के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जगह का तापमान, मैं टेम्परेचर की बात में कर रहा हूं, तापमान, जैसे बोलते हैं ना, कहीं गर्म लग रहा है, कहीं ठंडा लग रहा है, इस प्रकार से। जैसे ये देखिए, यहाँ स्नोमैन बना है, एक व्यक्ति स्कीइंग कर रहा है, तो मतलब ये बर्फीला जगह है, ये बर्फीला जगह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेडीज है, उसको पसीना आ रहा है, यहाँ धूप निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ ये गर्मी का मौसम होगा, यहाँ क्लियर है। अब बात को ध्यान देना, तो जगह का तापमान, जैसे जैसे हम जगह चेंज करते हैं, जगह का तापमान भी क्या होते जाता है, बदलता रहता है। क्या होता रहता है, टेम्परेचर बदलता रहता है, ताप बदलता रहता है। मतलब ताप बदल रहा है, मतलब ताप क्या राशि है, चर राशि है। और इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस बार मैं इसको नाम दूंगा जेड, इस बार मैं क्या नाम दूंगा इसको, जेड। तो अब एक चीज बताइए,
इस बर्फीले जगह के लिए जेड का मान माना 5 है, 5 मतलब 5 अंश सेल्सियस। अगर उस गर्मी वाले जगह की बात करूं तो इस जगह के लिए जेड का मान मैं मान सकता हूं 50 अंश सेल्सियस हो सकता है। बात आ गई समझ में? जगह चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी, ताप भी बदल रहा है, और जो चीज बदलता है हम उसे चर राशि कहते हैं। मतलब जगह का जो तापमान है वो भी एक चर राशि है, और मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड से मैं इसको व्यक्त कर रहा हूं। क्लियर है सबको? धीरे धीरे चर राशि पूरे अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मेरे सामने कुछ 2-3 एग्जाम्पल होगा अचर राशि का, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ अचर राशि है ना। पहले इस चीज को समझिए, एक साल में महीनों की संख्या, क्या मैं बोल रहा हूं? एक साल में महीनों की संख्या, और यहाँ पर महीनों की संख्या पूरा आपके सामने में दिखाई दे रहा है, तो आपको पता भी होगा कि एक साल में तो 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं बोलूं अपने लिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो शायद आप लोग के लिए भी होगा एक साल में 12 महीने। किसी व्यक्ति को भी पूछोगे, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने किसी फ्रेंड को, तो सब लोग क्या बोलेंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं। मतलब एक साल में जो महीनों की संख्या फिक्स है, उसका मान नहीं बदल रहा है, 12 है। मतलब वो कैसी राशि है? अचर राशि है। और मैं यहां सीधे क्या लिख सकता हूं? 12 लिख सकता हूं। क्लियर है? इसमें एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड किस में लिखते हैं? जिसका मान बदल रहा है, और ये तो फिक्स है। इसमें जनरली क्या लिख देंगे हम? 12 अंक को यूज कर सकता हूं मैं, मतलब मैं यहां 12 लिख सकता हूं। बातें आ गई सबको समझ में? आइए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये भी एग्जांपल है आपका अचर राशि का, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? एक घंटे में मिनटों की संख्या। आप लोग घड़ी वड़ी देखे होंगे, है ना, सबको पता होगा घड़ी के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक घंटे में मिनटों की संख्या। आपको पता होगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मेरे लिए भी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। किसी यहाँ पर कोई पहला स्टूडेंट बैठा है, उसके लिए भी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपके पापा बैठे होंगे घर में, उनके लिए भी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, एक घंटे में उसके लिए कितना मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। मतलब इसका मान बदल नहीं रहा है, सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखना चाहूंगा? 60। आ गई बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 60। क्लियर है? यहाँ आपके सामने और एक एग्जाम्पल है किसका? अचर राशि का। देखिए, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। क्या लिखा है? एक सप्ताह में दिनों की संख्या। अगर मैं अपनी बात करूं, कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। किसी को आप पूछोगे, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, देख लो दिनों का। मेरे लिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपके लिए भी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को पूछोगे तो उसके लिए भी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मतलब किसी को भी पूछो, सारे व्यक्ति के लिए एक सप्ताह में दिनों की संख्या फिक्स है, मतलब 7 है। तो यहां पर मैं सीधा एक नंबर लिखना चाहूंगा, 7 फिक्स है, मतलब ये अचर राशि है। क्लियर है? इन सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर राशि हम किसे कहेंगे। क्लियर है? आइए, तो आपको पता था कि यहां पर एक स्लाइड आया था सबसे पहले, उसमें क्या लिखा था कि बहुपद को पढ़ने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा? एक चर राशि था, एक अचर राशि था, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। एक तीसरा भी था, वो था बीजी व्यंजक। आपको याद होगा क्या था? बीजी व्यंजक। तो इस पेज के थ्रू हम बीजी व्यंजक का पूरा नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? आइए, तो यहाँ हेडिंग क्या लगा हुआ है? बीजी व्यंजक। क्या लगा हुआ है? हेडिंग बीजी व्यंजक। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसका परिभाषा देखिए, चर और अचर जब धन, ऋण, गुणा, भाग चिन्हों से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? जब चर राशि, अचर राशि धन चिन्ह के साथ, ऋण के साथ, गुणा के साथ, भाग के साथ जब जुड़ते हैं ना, तो उन्हें वो जो पद रेडी हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? जैसा कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसा घर होता है, घर बनाते हैं ना जनरली आप लोग, है ना, घर बनाते हैं। तो देखिए, अगर मैं ईंट ला के रख दूं बस, तो उसको घर नहीं बोलेंगे। मैं बस सीमेंट ला के रख देता हूं तो उसे भी घर नहीं बोलेंगे। मैं छड़ ला के रख देता हूं तो उसे भी हम घर नहीं बोलेंगे। मैं अगर रेत को ला करके रखता हूं तो उसे भी हम घर नहीं बोलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रेत, छड़, सीमेंट, ये सारी चीजों को, और ईंट को भी, ये सारी चीजों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? जब इन सब चारों पांचों चीजों को आपस में जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है? घर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से बीजी व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा? हमको चर अचर को धन, ऋण, गुणा, भाग से इन चिन्हों के साथ जोड़, उसको साथ में एक साथ लिखेंगे तो जो रेडी हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। आइए, मतलब घर बनाने के लिए छड़, सीमेंट इस टाइप का यूज हो रहा था, तो बीजी व्यंजक बनाने के लिए ना कितनी सारी चीजों का आवश्यकता होगा देख लीजिए। चर का जरूरत पड़ेगा, अचर का जरूरत पड़ेगा, और ये 4 प्रकार के चिन्हों का हमको जरूरत पड़ेगा, धन, ऋण, गुणा और भाग। इनको आपस में लिख देंगे मिला करके, इन सारी चीजों को मिला करके आपस में लिख देंगे तो जो रेडी होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। क्लियर है? आइए रेडी करते हैं। देखिए, यहां पर जैसा कि बहुत सारा बीजी व्यंजक लिखा हुआ है, देखिए बारी बारी करके पहला बीजी व्यंजक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है?
अचर राशि है, सबको दिखाई दे रहा है। जो 2 है वो अचर राशि है, और बगल में जो x लिखा है ये चर राशि है। बीच में देखो चिन्ह का यूज हुआ है धन का, उसके बाद फिर से चर राशि का यूज किया गया है। मतलब ये किन से मिलकर के बना है? चर से मिलकर के बना है। देखिए किससे मिलकर के बना है? चर से मिलकर के बना है, और अचर से मिलकर के बना है, और किससे मिलकर के बना है? चिन्ह से मिलकर के बना है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहां पर तो केवल धन चिन्ह है, आप तो ये चारों चिन्हों को बोल रहे हैं। तो ये चारों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह का भी यूज कर सकते हो, 2 चिन्ह का भी यूज कर सकते हो, 3 चिन्ह का भी यूज कर सकते हो, या तो चारों के चारों चिन्ह का यूज कर सकते हो। और जो रेडी होगा उसे हम क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर 5 क्या है? अचर राशि है, x चर राशि है, देखो फिर चिन्ह का यूज हुआ है। उसके बाद 9 अचर राशि है, x और y क्या राशि है? चर राशि। तो ये भी एक क्या है? बहुपद है। तो आपके सामने मैं लिख करके एक बना करके दिखाता हूं बीजी व्यंजक। ठीक है, देखिए ये यहां पर मैं एग्जांपल यहां पर एक बीच में लिख देता हूं जहां मेरे को खाली जगह मिलेगा। ये मैं सबसे पहले लिखा x का घात 3। मैं क्या लिखा? x का घात 3। देखो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? चर यूज कर सकता हूं, अचर यूज कर सकता हूं, और ये चारों चिन्हों को मैं यूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी, 2 चिन्ह, 1 चिन्ह, या चारों को। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, मतलब मैं क्या का यूज किया? चर का यूज किया। फिर मैंने धन लिखा, मैंने ये चारों चिन्हों में से एक धन चिन्ह लिया। उसके बाद मैं 2 लिखता हूं, 2 मतलब ये क्या है? अचर है। उसके बाद मैं लिखता हूं x, ये x भी क्या है? चर है। उसके बाद मैं ऋण लिखता हूं, ये चिन्हों में से मैंने ऋण चिन्ह को चुना। उसके बाद मैं लिखता हूं 5, और ये 5 क्या है? अचर राशि है। तो यहां पर जो रेडी हुआ ना, इसी को हम क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। बातें सबको समझ में आ रही होगी। बीजी व्यंजक रेडी करने के लिए चर पकड़िए, अचर पकड़िए, और 4 प्रकार का चिन्ह पकड़िए, मिक्स करके लिखिए, जो रेडी हो गया वही बीजी व्यंजक है। बातें आ गई होगी सबको समझ में। ये एग्जाम्पल देख लीजिए सब लोग, आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, और आपने जनरली क्लास 9 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको बीजी व्यंजक का कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप जितने भी एग्जाम्पल में एक बार देख लीजिए, हर एक बीजी व्यंजक में चर होगा, अचर होगा, और धन, ऋण, गुणा, भाग, ये सारे तीनों मतलब एक चर हो गया, एक अचर हो गया, और ये 4 प्रकार के चिन्ह हो गए। इन्हीं का ही इस्तेमाल कर करके, बार बार यूज कर करके जो रेडी हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बीजी व्यंजक कह रहे हैं। क्लियर है? बातें आ गई समझ, सबको समझ में? चलिए अब बीजी व्यंजक के बाद आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब बीजी व्यंजक तो समझ गए आप लोग। अब क्या सीखने जा रहे हैं? बहुपद किसे कहते हैं? क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? बहुपद किसे कहते हैं? तो यहां देखिए इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? बीजी व्यंजक से बहुपद बनाना सीखते हैं। मैंने तो बोला कि बहुपद की अच्छे से 0 लेवल से नॉलेज लेनी है तो बीजी व्यंजक समझना पड़ेगा, और बीजी व्यंजक समझ गए तो अब क्या करेंगे? हम अगले पेज में बीजी व्यंजक पकड़ेंगे, उससे क्या रेडी करेंगे? बहुपद रेडी करेंगे, उससे बहुपद बना लेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पेज का हेडिंग है आपका बहुपद। क्या हेडिंग? बहुपद। अब हम लोग मेन चैप्टर का जो नाम है वहां तक हम पहुंच चुके हैं, है ना? बहुपद किसे कहेंगे? यहां पर देखिए परिभाषा लिखा है किसका? बहुपद का। क्या बोल रहे हैं? ऐसे बीजी व्यंजक, क्या? ऐसे बीजी व्यंजक। तो एक चीज आप याद रखना, जो भी बहुपद है, जितने भी बहुपद है, सबके सब बीजी व्यंजक होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जिनको भी आप बहुपद बोल रहे हो मतलब वो बीजी व्यंजक है। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा हुआ परिभाषा में? ऐसे बीजी व्यंजक जिनके प्रत्येक पद में चरों का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे। मतलब एक कंडीशन अप्लाई हो गया है। वो कंडीशन क्या है? मैं और एक बार अच्छे से अंडरलाइन करके समझा देना चाहता हूं। जो प्रत्येक पद होगा ना, उसमें जो चरों का घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर मतलब कौन? अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर XYZ ABC PQR, इस टाइप का। घात मतलब ये, उसको जनरली चर के ऊपर में लिखते हैं छोटे सा ऐसा। यहाँ पर क्या? x का घात 5। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको ही हम लोग घात बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला नंबर है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर चर की घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, मतलब वह एक बहुपद है। क्लियर है? वह एक बहुपद है। तो चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इसमें चेक करेंगे, है ना? हर एक पद में देखेंगे किसको? चर को। और चर का क्या देखना है आपको? घात देखना है। क्या देखना है? चर का घात देखना है। घात मतलब जो XYZ लिखा होगा उसके जो ऊपर में छोटा सा नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और यहाँ आपको मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जनरली कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4, ऐसा ऐसा अनंत तक चलता है। बातें आ रही समझ में? ये सारी पूर्ण संख्याएं होती है ना? पूर्ण संख्या मतलब यही नंबर में से कुछ ना कुछ चर का घात में होना चाहिए, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ना तो दशमलव वाला होना चाहिए, ना तो बटा वाला होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक वाला।
इस टाइप का नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4, ये आगे की ओर बढ़ेगा, पॉजिटिव नंबर है, सब धनात्मक है ना। आइए एक एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है देखिए, 2x धन y। आपको एक चीज तो पता होगा, ये बीजी व्यंजक तो है, क्योंकि चर अचर और चिन्ह का मैंने इस्तेमाल करके जो रेडी किया उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। लेकिन ये बीजी व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने का आसान तरीका क्या है, चर को पकड़ो, चर को पकड़ लीजिए और उसका घात में देखो पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। आइए यहां पर देखिए, केवल मैंने क्या बोला, चर को पकड़िए। क्या को पकड़ना है, चर राशि का घात। अब देखिए यहां पर x को पकड़ना है, यहां बड़े वाले 2 को मत देखो, ये गुणांक को नहीं देखना है, घात। अगर x का घात कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। यहाँ y का भी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो यहाँ देखो x भी एक चर है, y भी एक चर है, दोनों का घात 1 1 है और 1 तो पूर्ण संख्या में शामिल है, मतलब ये हमारा बहुपद है। बातें आ गई सबको समझ में। उसका दूसरे नंबर में देखिए, यहाँ जो चर है उसका घात 2 है, यहाँ जो चर है x का घात 1 है, यहाँ y का घात 1 है, मतलब ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्यों, जो चर राशि का घात है वो एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हमारा क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब तीसरे नंबर में देखिए, यहाँ जो चर है, चर का घात 3 है, यहाँ पर चर x उसका घात कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। और अगर इस पद की बात करें जहां पर केवल अचर राशि है, वहां पर मैं अगर चर के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं x का घात 0। क्लियर है, क्या लिख सकता हूं, x का घात 0। आपको पता है x किसी का भी कोई भी नंबर का घात जब 0 होता है मतलब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। वापस से x का घात 0 की जगह 1 लिख दूं और 5 से गुणा कर दूं, 5 एकम 5, वापस से वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x घात 3 है, x घात 1 और x घात 0 है, तो जितना भी चर राशि सबका घात एक क्या है, पूर्ण संख्या आपको नजर में आ रहा होगा। ये वाला भी देख लीजिए एग्जाम्पल, x घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ x घात 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ अगर x नहीं तो मैं लिख सकता हूँ x घात 0, तो x घात 0 जो है वो भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी आपका एक बहुपद है। इस एग्जांपल में भी देखिए x घात 4 है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, x घात 1, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी एक बहुपद है। क्लियर है, यहाँ देखिए x घात 5, जो 5 है वो भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, इसके बाद तो कहीं आएगा ना 5। क्लियर है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, बहुपद बन गया। यहाँ पर भी देखिए जितने भी चर हैं सबका घात एक पूर्ण संख्या है। अब बात यहाँ आती है, यहाँ पर बोलेंगे सर चर तो है नहीं, क्यों नहीं है, लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x का घात 0 लिख सकता हूँ। x घात किसी का भी घात 0 होता है मतलब उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए x घात 0 है और 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल थे सारे के सारे बहुपद थे, और आपको समझ में आ गया बहुपद की छटाई हमको कैसी करनी है, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। क्या होगा, चर जो चर राशि उसका घात हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा प्रत्येक पद में। क्लियर है, चलिए आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या, बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद की पहचान इस बार अच्छे से देखेंगे। कोई कुछ एग्जाम्पल बहुपद हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, समझना है। और यहाँ पर देखिए इस पेज में पूरा सामने में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, ये सारे नंबर होते हैं, मतलब ये सारे चीजें चर के घात में होनी चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। और घात मतलब चर के ऊपर में एक छोटा सा नंबर लिखते हैं जिसको हम लोग घात बोलते हैं, वो घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या ऐसी होती है, आपको पता है। आइए चेक करते हैं, पता करेंगे कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो चर की घात को पकड़ते हैं, पूर्ण संख्या है या नहीं। यहाँ पर देखिए x है, चर की घात 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात जो 2 है वो भी पूर्ण संख्या है, x घात है वो भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ अगर चर नहीं है तो मैं x घात 0 लिख सकता हूँ, ये भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। ठीक है, ये आपका एक बहुपद बन गया। उसका सेकंड वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। x घात 2 ये भी पूर्ण संख्या है। देखिए प्रॉब्लम यहां होगा, x का घात को देखिए, x के ऊपर में करनी लगा हुआ है, वर्गमूल आ रही बातें समय में, करनी लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, मतलब क्या, इस चीज को मैं थोड़ा समझाता हूं। अगर किसी के भी ऊपर में करनी लगा हुआ है मतलब उसका घात कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर है, किसी के भी ऊपर में वर्गमूल लगा हुआ है मतलब उसका घात में कितना है, 1/2 है। अब मेरे को बताइए ये जो घात 2 है ये तो है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर जो चर का घात में जो वर्गमूल लगा हुआ है, ऊपर में वर्गमूल लगा है, वर्गमूल मतलब घात जो 1/2 है, ये क्या है, क्या पूर्ण संख्या, ये नहीं है। जो पूर्ण संख्या होती है वो बटे में नहीं होती, भिन्न रूप में नहीं होती है। क्लियर है, तो इस वजह से इस करनी, इस वर्गमूल की वजह से ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुपद नहीं है। क्लियर है, ये बहुपद नहीं है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में आइए,
यहाँ जो चर है x, इसका घात 2 है, मतलब घात 2 है, मतलब यह क्या है, पूर्ण संख्या है, यह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है। उसके बाद यहां पर एक चीज, बातों को ध्यान देना, यहां पर x कहां पर लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है। क्लियर है। यहां पर जो x लिखा है कहां पर लिखा है, नीचे में। तो आप एक बात का ध्यान रखना, कभी भी चर राशि कहां होगा, नीचे होगा, तो आप उसे कहां लाएंगे, ऊपर लाएंगे। कहां लाएंगे, ऊपर लाएंगे, इस बात को ध्यान देना। तो चलिए ऊपर लेकर के आते हैं। देखिए इसको और एक बार मैं नोट करूंगा, 6x का घात 2 ऋण x घात यहाँ नीचे में 1 है, कुछ नहीं, उसको ऊपर लाएंगे तो x घात क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। घातांक के नियम से x घात क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए ये है या नहीं। देखिए यहाँ जो x घात 2 है ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो x घात ऋण 1 है, ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब इस x के घात की वजह से ये वाला बहुपद नहीं है। आ रही ना बातें सबको समझ में। उसके बाद एक नीचे में भी लिखा हुआ एग्जाम्पल देखिए, यहां पर भी देखिए x घात 5 ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ जो x घात 2 है ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ x घात कुछ नहीं मतलब 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ x का पद नहीं दिख रहा है। अगर मैं लिख भी दूं x घात 0, तो जो घात 0 होती है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एक बहुपद है। बातें आ गई सबको समझ में। उसके बाद लास्ट वाला देखिए एग्जाम्पल, 9x घात 5, मतलब जो x है उसका घात 5 है, और 5 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये भी एक क्या है, बहुपद का एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है। इसका आप पहचान कर सकते हो कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है। इसको घर में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी क्या करना है, आपके बहुपद की पहचान करनी। क्या करनी है पहचान में, जो चर है, अब देखो, अब आप लोग कोई बोलेंगे वाई, तो यहां पर वाई है चर के रूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमेशा जो भी चर होगा, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा उसे ही चर कहेंगे, और उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या इस प्रकार से होती है। क्लियर है सबको। चलिए आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। तो इस पेज में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो पद होता है ना उसका निर्माण कैसे करते हैं। क्या मैंने बोला, पद का निर्माण, और पद किसे कहेंगे, कैसा निर्माण होगा उसका, कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझेंगे इस पेज के थ्रू, है ना। तो देखिए यहां एक लड़का दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कुछ कहना चाह रहा है। देखिए इशारा कर रहा है आपको, किस तरफ इशारा कर रहा है, आपके सामने में दो चिन्ह है यहाँ, एक किसका चिन्ह है, गुणा का, और दूसरा किसका चिन्ह है, भाग का। मतलब अगर आपको पद का निर्धारण करना है, पद का निर्माण करना है, तो आपको केवल ध्यान कितने चिन्हों में देना है, दो चिन्हों में आपको केवल ध्यान देना है, गुणा और भाग। आइए तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, किसी बहुपद के पद का निर्माण केवल चर से भी हो सकता है, केवल अचर से भी हो सकता है, या चर व अचर के गुणा या भाग से बनता है। ठीक है, मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। जैसा मैं यहां लिखता हूं 2x का घात 2, मैंने क्या लिखा, 2x का घात 2, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक पद है। क्या कहूंगा मैं, ये एक पद है। अगर मैं इसे पद बोल दिया तो पद के लिए क्या याद रखेंगे, गुणा और भाग। तो क्या होगा, तो यहां 2 और x स्क्वायर के बीच में क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, 2 गुणा x गुणा x, गुणा करके देख लीजिए 2x का घात 2 आएगा। बातें आ गई समझ में। तो जब बीच में यहां पर 2 के साथ गुणा में x है, फिर उसके साथ गुणा में x है, तो यहां जो मैंने 2x स्क्वायर लिखा, तो ये एक क्या है, पद है। ये क्या है, पद है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, केवल चर भी हो सकता है, केवल अचर भी हो सकता है, और चर और अचर दोनों भी हो सकते हैं, या तो गुणा से जुड़े होंगे या तो भाग से। यहाँ जो चर अचर जुड़े हैं, क्या से जुड़े हुए हैं, गुणा से जुड़े हुए हैं। मैं एक अलग लिखता हूं एग्जाम्पल, मैं लिखा x बटा 2, मैं लिखा x बटा 2, तो यहां पर बताइए x और 2 मतलब चर और अचर किससे जुड़े हुए हैं, कौन से चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर होगा भाग से, क्योंकि मैंने x बटा 2 लिखा, क्या लिखा, x बटा 2, और ये किससे जुड़े हुए हैं, आपस में भाग चिन्ह से जुड़े हुए, बटे से जुड़े हुए, मतलब ये भी एक मैंने क्या का निर्माण कर दिया, पद का निर्माण कर दिया। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं केवल लिखता हूं 5, थोड़ा टेंशन में आ गए होंगे सब, मैं केवल लिखता हूं 5, तो ये 5 भी यहां पर क्या लिखा है परिभाषा में, केवल चर लिखा है, और क्या लिखा है, केवल अचर। केवल अचर मतलब खाली अचर अकेला होगा, खाली अचर अकेला होगा, या केवल चर भी अकेला हो सकता है। तो यहां पर कौन अकेला है, अभी केवल अचर अकेला है, तो यह भी एक बहुपद है।
ठीक है, बहुपद है और उसका यह एक पद है। अगर मैं खाली क्या लिख दूं, x घात 6 लिख दूं, क्या लिख दूं, x घात 6। यहां पर क्या लिखा हुआ है, केवल चर। केवल चर होगा तो भी वो क्या होगा, बहुपद का एक पद होगा। तो ये भी क्या है, एक मैंने पद का निर्माण कर दिया। क्लियर है। अगर मैं यहां पर 6x लिख दूं, क्या लिख दूं, 6x लिख देता हूं, तो ये अचर है, ये चर है, आपस में क्या रिलेशन है, गुणा का है। तो चर और अचर क्या से जुड़े हैं, इस बार गुणा से जुड़े हैं, मतलब यह भी एक क्या है, बहुपद का एक पद कहलाएगा। ठीक है, ये क्या मैंने कर दिया, एक पद का मैंने निर्माण कर दिया। क्लियर है। अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं और भी कुछ, ठीक है, ये तो यहां पर भी देखिए 5 क्या है, अचर है, x घात 3 क्या है, चर है, और आपस में किस रिलेशन से बंधे हुए हैं, गुणा से। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद कहेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पद का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो केवल चर लेना पड़ेगा, अकेला चर होगा तो भी उसे पद कहेंगे, केवल अचर होगा तो भी उसे पद कहेंगे, या चर और अचर आपस में गुणा से भी जुड़ सकते हैं और भाग से भी जुड़ सकते हैं तो भी उसे हम पद कहेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस पेज में आपको समझ में आ गया कि हम पद का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए इस पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुपद में पदों की संख्या का निर्धारण। क्या लिखा हुआ है, पद तो बना दिया हमने, अब किसी बहुपद में कितने सारे पद हैं गिनना है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। उसको गिन करके कैसे बताएंगे कि किसी बहुपद में कितने पद हैं। तो देखिए फिर से वही लड़का आ गया आपके सामने, फिर से कोई दो चिन्ह की तरफ इशारा कर रहा है। इस बार वो चिन्ह क्या है, एक धन है और एक ऋण है। क्या है, मैंने बोला एक धन है आप और एक ऋण है। अगर आपको किसी बहुपद में पदों की संख्या की जानकारी लेनी कि उस बहुपद में कितने पद हैं, तो आप लोग क्या देखोगे पता है, केवल धन चिन्ह को देखना और केवल ऋण चिन्ह को देखना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। आइए, तो क्या लिखा है, देखो किसी बहुपद में क्या लिखा है, यहाँ धन या ऋण चिन्ह से बहुपद का निर्धारण होता है। क्लियर है। आइए कैसे एग्जाम्पल दूंगा, देखिए मैं यहां दिया x घात 5 धन 3x घात 2 ऋण 5, मैंने ये दिया। तो आप लोग केवल क्या देखोगे कि किसी बहुपद में कितने पद है, धन और ऋण देखना। मतलब धन और ऋण हर एक पदों को एक दूसरे से अलग करता है। क्या करता है, मैंने अलग करता है। जैसे आप लोग का घर होगा, है ना, ऐसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा खाली जगह है, तो वहां ना बहुत सारे व्यक्ति जमीन खरीदे हैं अपना। तो जमीन खरीदें तो क्या होगा, अगर बीच बीच में दीवार नहीं खड़े करेंगे बॉर्डर उसका, तो क्या होगा, सबका जमीन मिक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहला व्यक्ति एक दीवार खड़ा कर दिया, दूसरा व्यक्ति अपने जमीन में दीवार बना दिया, तीसरा व्यक्ति बाउंड्री बना रहा है, मतलब बाउंड्री इस प्रकार से खड़े कर दिया। तो बाउंड्री क्या बता रहा है, हर व्यक्ति की जमीन को अलग अलग कर रहा है। अगर दीवार नहीं होगा, कोई बाहर का व्यक्ति है, 15 व्यक्ति ने, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें 15 व्यक्ति ने साथ में जमीन लिया और कहीं पर भी कोई दीवार नहीं है, किसी व्यक्ति को बुलाएं, देखो तो किनका किनका जमीन, वो बोलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो एक पूरा मैदान है। अगर वहीं पर 15 व्यक्ति ने अपना अपना बाउंड्री बना दिया, खड़े कर दिया, कोई व्यक्ति आकर के देखेगा, बोलेगा अच्छा, गिन करके देखेगा दीवाल बाई दीवाल, एक एक दीवाल से, अच्छा ये 15 लोगों का है क्या जमीन, ये तो पता कैसे चल रहा है किसका जमीन है, दीवाल से। तो यहां दीवाल का काम कौन कर रहा है, धन और ऋण। तो अब देखो धन और ऋण को देखो, यहां पर देखो, यहां एक दीवाल है समझिए धन की जगह, और यहां ऋण की जगह भी एक दीवाल है, थोड़ा देर के लिए समझ जाइए। तो कितने पद हैं, 1 2 3, आई कि नहीं आई बात सबको समझ में। कितने दीवाल मैंने बनाया, 2, एक धन एक ऋण है, वहां मैंने एग्जाम्पल के लिए दीवाल बना दिया। तो दीवाल बना दिया, देखो 3 भाग में बट गया ये बहुपद। पहला पद क्या है, x घात 5, दूसरा यहाँ लिखा है 3x घात 2, तीसरा क्या लिखा है 5। बातें आ गई सबको समझ में। तो इस प्रकार से धन और ऋण चिन्ह से हम बहुपद में कितने पद हैं इसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को कुछ और भी एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां पर भी देखिए 2 जगह धन लगा हुआ है, वहां थोड़ी देर के लिए दीवार जैसा मैं बना देता हूं, किसके जगह, धन और ऋण चिन्ह की जगह। ये देखिए, तो ये बहुपद कितने भाग में बढ़ गया, 3 भाग में बढ़ गया। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही। इसमें कितने पद हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कितने पद है, 3 पद हैं। और इस एग्जाम्पल में कितने पद हैं, इस एग्जाम्पल में भी 3 पद है। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल में लेता हूं, x धन 5। तो अब बताइए धन और ऋण में कितने बार यूज हुआ है, तो धन का एक बार यूज हुआ है,
तो धन और ऋण की जगह तो हम दीवार बना रहे थे, यहाँ पर बना दीजिए बाउंड्री दीवार जैसा। तो ये बहुपद कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में बढ़ गया। x जो है पहला पद है और 5 जो है वो दूसरा पद है। क्लियर है सबको, आ रही है बातें समझ में? तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बहुपद में पदों की संख्या कितने हैं, 2 पद है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि बहुपद में हम पदों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, गिन के कैसे बता सकते हैं कि किस बहुपद में कितने पद हैं। क्लियर है? मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी बैठे हुए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर। तो देखिए इस पेज में हम क्या सीखेंगे, बहुपदों का निरूपण। बहुपदों का निरूपण मतलब समझते हो कि बहुपद को किस प्रकार से नाम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का नाम भी सब अलग अलग रहता है, तो आपके नाम से कोई पुकारता है तो आप ही लोग आते हो, नाम देते हैं। इस प्रकार से बहुपद का भी नाम देंगे, उसको निरूपित करेंगे, निरूपण करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए इस पेज में क्या लिखा है, बहुपदों का सामान्यतः px, qx, gx, fx से व्यक्त किया जाता है। किसको, बहुपदों को। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए ये वाला जो बहुपद है इसमें कौन से चर का यूज हुआ है, थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे, उस हिसाब से नामकरण होता है ना, निरूपित करते हैं। तो इस बहुपद में देखो केवल और केवल कौन सा चर का यूज हुआ है, x। तो यहाँ कोष्टक में देखिए क्या लिखा हुआ है, x, और यहाँ पर मैंने नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर नाम दे दिया गया है p। वैसे ही यहाँ पर इस बहुपद में कौन से चर का यूज हुआ है, x का यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ जो एक कोष्टक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, और बाहर में मैंने क्या लिख दिया, q। ये वाला जो तीसरे नंबर का एग्जांपल है 6x 6y का घात 2 धन 3y ऋण 2, ये बहुपद में कौन से चर का यूज हुआ है, y चर का यूज हुआ है। इसलिए कोष्टक में किसका यूज किया है मैंने, y का यूज किया है, और बाहर में कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया f। अगर ये अगले वाले चौथे नंबर वाले बहुपद को देखो, अब देखिए इस बहुपद में चर x भी है और चर y भी है। क्लियर है, चर x भी और चर y भी है, दोनों हैं। इसलिए कोष्टक के अंदर में x, y लिखा है। मतलब कोष्टक ये बताता है आपको कि जो बहुपद इसमें कौन कौन से चर का हम इस्तेमाल किए हैं। तो इस बहुपद में x का भी यूज हुआ है, y का भी यूज हुआ है, 2 चर का यूज हुआ है, इसलिए कोष्टक के अंदर में x, y का यूज किया है, और सामने में मैंने p लिख दिया। उसके बाद आखिरी वाला जो बहुपद है इसमें देखिए x का भी यूज हुआ है, y का भी यूज हुआ है, z, 3 प्रकार के चर राशि का यूज हुआ है। इसलिए कोष्टक के नीचे अंदर में क्या लिखा है, x, y, z। इससे कोष्टक ध्यान देंगे, कोष्टक के अंदर में जो चीज लिखी हुई है वो चीज ये बताता है कि कौन कौन से चर का हमने यूज किया है। तो यहाँ 3 प्रकार के चर का यूज हुआ है, इसलिए तीनों चर को यहाँ मेंशन किए लिखना पड़ा है, x, y, z, और यहाँ पर मैं नाम दे दिया g। आ गई होगी बातें सबको समझ में? इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद को निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है? तो जनरली हम px, qx, gx और fx से व्यक्त करते हैं, और जो कोष्टक के अंदर में लिखा होता है ना, उस बहुपद में कौन से चर का यूज हुआ है उस चीज को लिखते हैं हम। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पेज में क्या है, बहुपद की घात। क्या मैंने बोला, बहुपद की घात। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, क्या दूंगा, जैसे आप लोग के घर में आपके मम्मी पापा होंगे, तो ऐसे मान के चलिए 2 बेटे हैं उसके, है ना। एक लड़के, बड़े लड़के का नाम है राजू और छोटे लड़के का नाम है श्याम। ऐसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, क्या मैंने बोला, बड़े लड़के का नाम है राजू और छोटे लड़के का नाम है श्याम। तो पूरी बात को ध्यान देना, जब आपकी मम्मी आपके पापा को नाम लेके तो नहीं बुलाती होंगे, तो अब उनको बुलाना है तो ऐसे बुलाते हैं, राजू के पापा थोड़ा सुनना। तो आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे बुलाते हैं। मतलब देखो, आपकी मम्मी जब आपके पापा को बुलाना चाह रही है ना, कुछ काम है, तो किसके नाम के थ्रू बुला रहे हैं, बड़े बेटे के नाम के थ्रू बुलाया जा रहा है कि राजू जो है, राजू के पापा इधर आना। तो और राजू बड़ा लड़का है, तो वैल्यू किसको मिला बुलाने के लिए, किसके नाम का यूज किया गया, छोटे लड़के का नाम यूज किया गया कि बड़े लड़के का नाम, बड़े लड़के का नाम। फिर उसके पापा भी उसकी मम्मी को कैसे बोलेंगे, राजू की मम्मी सुनना। तो हमेशा यूज किसके हो रहा है, बड़े लड़के का नाम के थ्रू उसको बुला रहे हैं। अब आइए यहां पर, चलिए तो यहां पर हम क्या समझेंगे इस पेज में, बहुपद की घात। क्या समझेंगे, बहुपद की घात। तो ध्यान देंगे, बहुपद में चर राशि, क्या चर, बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। क्या मैंने बोला, बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात, चर का जो सबसे ज्यादा घात होगा उसी घात को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। क्लियर है? मतलब सबसे बड़े लड़के के नाम से बुलाते थे ना मम्मी पापा को, उस प्रकार से ही सबसे बड़े वाले को पकड़ना है आपको, है ना। आइए इस वाले में, और सबसे जो चर पकड़ोगे और चर का जो सबसे अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए, चर को पकड़िए बारी बारी, ये चर है, ये चर है, ये चर है। यहाँ पर x का घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो सबसे बड़ा घात कितना है,
x घात 3। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना है बोलोगे? तो बोलेंगे इस बहुपद का घात 3 है, क्योंकि बड़े वाले घात को पकड़ना है। मम्मी भी पापा को बुला रहे हैं, पापा भी मम्मी को बड़े लड़के के ही नाम से बुला रहे हैं, तो बड़े चर का बड़े घात को पकड़िए। तो इस चर में सबसे बड़ा घात 3 है, तो इस बहुपद, इस जो पूरा बहुपद है उसकी घात क्या बोलेंगे? 3 कहेंगे हम। क्लियर है? अब सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, इस बहुपद को पकड़िए, ये सेकंड नंबर वाला। तो इसमें कौन से चर का यूज हो रहा है? y। तो y का अधिकतम घात को देखो, ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे हिसाब से y का अधिकतम घात 5 है, तो इस बहुपद का घात कितना हुआ? 5 हुआ। क्लियर है सबको? कितना हुआ? 5 हुआ। इस वाले को जरा देखिए, तो इस वाले में देखिए, है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है पूरी बात को ध्यान देना, यहां पर एक मिस्टेक हुआ होगा, वो आप लोग समझ रहे होंगे क्या। कभी भी x का घात, यहां पर फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे मेंशन करता हूं कुछ, अगर x के ऊपर में करनी है, मतलब x का घात कितना हुआ? 1/2 हुआ। और आपको पता है कभी भी चर राशि का घात बटे में नहीं हो सकता, हमेशा पूर्ण राशि होगी, तो इस वजह से यह बहुपद नहीं है। क्या? बहुपद ही नहीं है, तो घात तो दूर की बात है, ठीक है, बहुपद नहीं है। ये बातें आ गई सबको समझ में? तो जो मैंने आपको जितने भी रूल वगैरह नियम वगैरह बताया सबको दिमाग में लेके चलिए, ऐसे नहीं कि देख के सीधा बता दी घात 2 है, पहले ये तो चेक करिए बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद ही नहीं है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगले इस पेज में हम सीखेंगे गुणांक। क्या समझेंगे? गुणांक, है ना। आइए, तो क्या बोल रहे हैं देखिए इस पेज में गुणांक सीखने के लिए, किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना, फिर मैं इस परिभाषा की ओर वापस आऊंगा। मैं लिखता हूं 5x घात 3 धन x स्क्वायर, है ना, x घात 2 ऋण 2x धन 5। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं इसको नाम भी दे सकता हूं ना, अब आप जान रहे हैं, मैं इसको px नाम दे सकता हूं। x कोष्टक में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कौन से चर का यूज किया? केवल x वाले चर का मैंने यूज किया। अब यहां पर बात को ध्यान देंगे, है ना। गुणांक मतलब गुणा। क्या मैंने बोला? गुणांक मतलब गुणा। किस चीज से गुणा है? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं x घात 3 का गुणांक। क्या मैं लिखा? x घात 3 का गुणांक, मतलब जो चर राशि x घात 3 उसमें किसका गुणा है? बगल में देख लेना उसके पड़ोसी में कौन है सटा हुआ, कौन है चिपका हुआ, कौन सा नंबर है। तो कौन है? x घात 3 के बगल में कौन है, कौन चिपका हुआ है गुणा में? 5। मतलब x घात 3 का गुणांक कितना है? 5 है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सब समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं x घात 2 का गुणांक, क्या मैं बोल रहा हूं? x घात 2 का गुणांक की बारे में बात करूंगा मैं। तो x घात 2 का गुणांक, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद मैं फिर से बात करूंगा x का गुणांक, किसके बारे में बात करूंगा? x का गुणांक बोलूंगा। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। बातें आ गई समझ में? और यहां पर बस इतना मैं ले लेता हूं। क्लियर है? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। बातें आ गई सबको समझ में कि नहीं है? और मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्लस कर देता हूं। अगर ये प्लस है तो कितना हो जाएगा? x का गुणांक कितना हो जाएगा? धन 2। बातें आ गई सबको समझ में? इस प्रकार से गुणांक मतलब क्या? कोई भी चर राशि है, मैंने क्या बोला? कोई भी चर राशि है, उसके बगल में जो अचर राशि है, ये अचर राशि इस चर राशि का गुणांक कहलाता है। यही परिभाषा में लिखा हुआ है। क्लियर है? चर राशि के बगल में जो भी अचर राशि है, वो अचर राशि इस चर राशि का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा। गुणांक एकदम बेसिक लेवल था, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पेज में हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ने जाएंगे? इस पेज में हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जो बहुपद के प्रकार है ना, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, ये भी अलग अलग प्रकार से किया गया है। कैसे? अगर हम सबसे पहले बात करें पदों के आधार पर, किसके बारे में बात करेंगे? पद के आधार पर। पद के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दिया कि पद का निर्माण कैसे करते हैं, वो भी बता दिया, और पद को कैसे पहचानते हैं कि किसी बहुपद में कितने पद हैं, है ना। तो अगर हम बात करें पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। और अगर हम लोग घात के आधार पर बात करें, किसके बात आधार पर? घात के आधार पर बात करें, तो भी बहुपद 3 प्रकार के हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद।
तो ये जो इस तरफ 3 प्रकार का दिख रहा है, इस तरफ 3 प्रकार का दिख रहा है, धीरे धीरे इसका नॉलेज लेते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो इस पेज में हम समझेंगे किसके आधार पर? पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। किस आधार पर? पदों के आधार पर, मतलब पद को देखना है आपको। क्या देखना है? केवल पद को देखना है। तो पहला क्या है प्रकार इसका? एक पदी बहुपद। आपको तो नाम से ही समझ में आ गया होगा। एक पदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। देखो यहां लिखा भी हुआ है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। और एक पद कैसे बनाते हैं आपको पता है? देखिए, अगर मैं यहां पर उदाहरण के लिए, किसके लिए? उदाहरण के लिए लिखूं, है ना, अगर मैं लिखता हूं x घात 5, तो आपको पता है ये एक पद है। अगर यहां पर कहीं पर धन करके 2 लिखता तो आप लोग बोलते सर ये तो 2 पद है। तो यहां तो धन ऐसा है नहीं कुछ, तो यहां पर क्या बोलेंगे? ये एक पद है, एक पदी बहुपद है। अगर मैं केवल 5 लिख दूं, केवल अचर राशि लिख दूं 5, तो ये भी क्या है? एक पदी बहुपद, इसमें केवल एक पद है। ठीक है? अगर मैं यहां पर x घात 8 भी लिख दूं, तो ये इसको भी आप लोग क्या बोलोगे? एक पदी बहुपद बोलो, क्योंकि इसमें एक पद है। उसके बाद अगर मैं यहां पर x का घात 2/3 लिख दूं, तो भी आप इसको क्या बोलोगे? इसमें एक ही पद है, तो भी इसको क्या कहेंगे आप लोग? एक पदी बहुपद कहेंगे। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक पदी बहुपद कहेंगे। इसके बाद किसकी बारी आएगी? द्विपदी बहुपद की बारी आएगी। किसकी आएगी? द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। चलिए, एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए, है ना। किसके लिए? एग्जाम्पल के लिए। देखिए, तो मैं एग्जाम्पल के सामने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा x घात 3 धन 2। तो बताइए, धन और ऋण क्या करता है? दीवार खड़े करता है बीच में। उसके थ्रू हम समझते हैं कि बहुपद में पदों की संख्या कितनी है। तो बोल रहा है द्विपदी कौन होगा? जिसमें 2 पद होंगे। तो बताइए, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, तो ये आपका द्विपदी बहुपद बन गया। 2 पद हैं। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं इसे 2x, है ना, बटा 3, या इस प्रकार से लिख सकता हूं 2/3 x घात 2 धन 5। तो इसमें भी कितने पद हैं? ये पहला पद, ये दूसरा पद। मतलब इस बहुपद में भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, वो क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। क्लियर है? अगली बारी आती त्रिपदी बहुपद की। किसकी बारी आती है अगली? त्रिपदी बहुपद। तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने हो? 3 पद हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कितने पद हो? 3 पद। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x घात 9 धन 2/3 x धन 9। तो देखिए, इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद। क्लियर है? ये जितने एग्जाम्पल में दे रहा हूं सब किसके उदाहरण है? ये आपके त्रिपदी बहुपद के। एक एग्जाम्पल और एक ले लीजिए, 5x घात 6 धन 6x धन 9। तो इसमें भी कितने पद हैं? इसमें भी 3 पद हैं। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्लियर है? तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये पदों के आधार पर तो ठीक है। अब किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग? घातों के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग? घातों के आधार पर। बात को ध्यान देना। देखिए, जब हम लोग पदों के आधार पर पढ़ रहे थे तो केवल पद की संख्या को काउंट कर रहे थे, गिन रहे थे पद के आधार पर। लेकिन अभी क्या है हमारा? देखिए, घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण बांट रहे हैं हम लोग। वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? बहुपदों का घातों के आधार पर। तो घात को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसको? घात को। आइए, तो पहला क्या है प्रकार? रैखिक बहुपद। क्लियर है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कैसे किसे कहेंगे? ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अभी हमने बात किए थे, अभी हम कुछ 2-4 पेज पिछले में बात किए थे कि बहुपद का घात कैसे बताते हैं। तो बहुपद का घात क्या होता है? जो भी चर राशि का यूज किए बहुपद, उस चर राशि के जो अधिकतम घात होता है, उस चर राशि के अधिकतम घात को ही पूरे बहुपद का घात कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। चर की अधिकतम घात 1 होती, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है पता है? ax प्लस बी। क्या बोल रहा हूं मैं? ax प्लस बी, ये व्यापक रूप हो गया। और याद रखेंगे, जहां ये वाला जो a है वो कभी भी इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया ना, तो ये पद का मान पूरा 0 हो गया।
तो x का घात 1 वाला पद तो पूरा गायब हो गया, तो कहां से होगा रेखिक बहुपद? तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए ये व्यापक रूप हो गया है ना। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ आपको 5x धन 2, तो थोड़ा सा तुलना करिए तो व्यापक रूप से a की जगह कितना है 5 है, x की जगह x है और b की जगह कितना है 2 है। क्लियर है? तो ये x के सामने वाला गुणांक ये जो a है ये कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, तो यहाँ पर बातें किस चीज की करेंगे, ये एक बहुपद है। अब बताइए यहाँ जो चर है अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर जो चर है x उसकी अधिकतम घात 1 है। अगर यहाँ पर बात करें चर तो नहीं है, लेकिन मैं अगर x का घात 0 लिख भी दिया तो भी अधिकतम कौन सा है, 0 होता है कि 1 होता है? 1 होता है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो अब ऐसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। बातें आ गई सबको समझ में? अगर मैं कुछ दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैं लिखता हूं 6x, केवल क्या लिखा, 6x मैंने लिखा, आपको क्या देखना है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो यहां इस जो चर है x उसका घात कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, तो घात तो 1 हुआ ना अधिकतम, तो ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा देखिए, जो b वाला पद है यहाँ पर 0 है कि नहीं है, तो b वाला 0 होगा चलेगा, बट एक जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया? ऐसी बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो कौन सा है, दूसरा प्रकार, द्विघाती बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघाती बहुपद। तो क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अगर आप x का इस्तेमाल कर रहे हैं तो x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 हो रहा है, 2 होना चाहिए। अगर आप y चर का यूज करें तो y का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। और जो द्विघाती बहुपद उसका व्यापक रूप इस प्रकार से होता है, क्या होता है, ax का घात 2 धन bx धन c। अब एक चीज याद रखना, हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ रहे हैं, तो ये जो घात x का घात जो 2 है, जो चर का घात 2 है, उसके सामने वाला जो अचर राशि वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 5x का घात 2 धन 3x धन 6। अब मेरे को बताइए यहाँ जो मैंने बहुपद लिख दिया इसमें जो चर राशि उसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ x का जो घात है कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ मैं x का घात 0 लिख सकता हूँ। तो देखो तीनों को देखिए, तीनों घात को, अधिकतम घात कितनी, 2 है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए और एक एग्जाम्पल, 6x घात 2 धन 5x, मैंने ये लिखा, है ना, ये भी एक बहुपद है। अब इसमें देखिए तो जो चर राशि उसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ x घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर चर राशि घात 1 है, यहाँ चर राशि घात 2 है, 2 से तो बड़ा नहीं है, अधिक से अधिक घात 2 है, तो घात 2 होता है तो उसे हम क्या बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को और दे सकता हूं। अगर मैंने खाली लिख दिया 7x घात 2, क्या मैंने लिख दिया 7x का घात 2, तो 7x का घात 2 देखिए जो चर राशि x उसका अधिकतम घात कितना है, 1 ही घात है और वो घात कितना है 2। तो यहाँ पर अगर घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगी, द्विघाती बहुपद कहलाएगी। बातें आ गई समझ में? एक चीज याद रखना, ये जो घात 2 वाला पद है ना, चर का घात 2, उसके सामने वाला गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये तो घात 2 वाले को लेकर के पूरा 0 बना दिया, तो वो तो होगा ही नहीं द्विघाती बहुपद। क्लियर है? चलिए उसके बाद नंबर आती है किसकी, त्रिघाती बहुपद। किसकी नंबर आती है, त्रिघाती बहुपद। तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, क्या कहलाती है, त्रिघाती बहुपद। और यह त्रिघाती बहुपद का ये क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप। और यहां पर भी जो x घात 3 है उसके सामने में जो अचर राशि a उसका मान भी कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, देखो 5x का घात 3। अब बताइए जो चर राशि उसका अधिकतम घात 3 है कि नहीं है, 3, मतलब यह एक क्या है, त्रिघाती बहुपद है। जल्दी जल्दी देखिए एग्जांपल, मैं लिखता हूं 6x घात 3 धन 5x घात 2। यहां पर भी चेक करिए जो चर है जो x उसका अधिकतम घात 3 है, मतलब ये भी एक त्रिघाती बहुपद है। उसके बाद और एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, 7x घात 3 धन 6x घात 2 धन x। अब यहाँ पर चेक करिए इसके घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, अधिकतम घात चर का घात, अधिकतम जो घात है चर का वो 3 है, मतलब वह एक त्रिघाती बहुपद है।
बातें आ गई सबको समझ में? त्रिघाती बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाती है। क्लियर है? चलिए, तो अब ध्यान देंगे, यहां पर कुछ क्वेश्चन आएगा, सब समझेंगे। पद और घात के आधार पर बहुपदों का नामकरण क्या है? पद और घात के आधार पर बहुपदों का नामकरण चलिए करते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है 5x, अब यहां पर घात के आधार पर, घात के आधार पर बताइए, घात के आधार पर x का घात कितना है? 1 है। अब बताइए चर का घात जब 1 होता है तो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो घात के आधार पर ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। लेकिन इसी बहुपद को पद के आधार पर क्या कहेंगे? कितने पद हैं? एक पद है। धन और ऋण अलग करता है पदों को, एक पद है तो इसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। सबको क्लियर हो रही होंगी चीजें? अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, घात के आधार पर, फिर से पद के आधार पर। देखिए घात के आधार पर, यहां घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां घात 2 है, तो अधिकतम घात कितना है चर का? घात 2 है। और घात जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है तो घात के आधार पर उसका नामकरण क्या होता है? द्विघाती बहुपद। तो उस आधार पर इस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्लियर है? अब इसी बहुपद को पद के आधार पर बोलें, कितने पद हैं? तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो क्या बोलेंगे इसको? द्विपदी बहुपद। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना? अगला फिर से क्वेश्चन है, अगर यहां पर x घात 3 लिखा है, घात के आधार पर चर का अधिकतम घात 3 है तो क्या कहेंगे हम इसे? त्रिघाती बहुपद। सबको समझ में आ गया? अगर इसी बहुपद को पद के आधार पर बोलें तो क्या होगा? कितने पद हैं इसमें? 1, तो क्या होगा? ये एक पदीय बहुपद। चीजें सबको समझ में आ रही होगी। अगला एग्जांपल फिर से, ये अगर घात के आधार पर बोले तो जो चर है, मतलब इस बहुपद में जो चर y है, y का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। क्लियर है? लेकिन इसी बहुपद को पद के आधार पर बोले तो प्लस माइनस चिन्ह देखते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। बातें आ रही होगी सबको समझ में धीरे धीरे। और एक अगला है, घात के आधार पर, यहां घात अधिकतम कितना है? 1 है। जो किसी बहुपद में यदि चर की अधिकतम घात 1 होती तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब पद के आधार पर बताना है, किसके आधार पर? पद के आधार पर। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, अगर किसी बहुपद में 2 पद है तो क्या कहेंगे उसे हम? द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ गई होगी? क्या कहेंगे हम लोग? द्विपदीय बहुपद कहेंगे। क्लियर है? आइए, तो अब हम लोग और बेसिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे? बहुपद का नॉलेज ले लिए। अब बहुपद के नॉलेज के बाद अब इसमें क्या लिखा? आइए बहुपद को जोड़ना सीखते हैं। क्या कहेंगे? करेंगे हम बहुपद को जोड़ना सीखेंगे। चलिए देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है, यह एक क्वेश्चन है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, आपस में जोड़ेंगे। और मैंने कुछ यहाँ रूल भी प्रिंट करवा दिया है, यहाँ आपको रूल दिख रहा होगा, है ना? देखिए क्या है, चर के समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। समान घात वाले को यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद हम नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर 2 आपका बहुपद है ना? आइए चलिए हल करते हैं। कभी भी याद रखना, जोड़ने या घटाने के लिए, क्या मैं बोल रहा हूं? जोड़ने या घटाने के लिए हम उस बहुपदों को कोष्टक के अंदर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो पहला बहुपद क्या है? x का घात 2 धन 5x धन 6। जोड़ना है दोनों बहुपद को तो बीच में धन का चिन्ह, फिर कोष्टक, फिर दूसरा बहुपद को अंदर में लिखिए कोष्टक के अंदर, 3x का घात 2 ऋण 2x धन 4। क्लियर है? अब ये वाले को जरा देखिए तो आप इसमें आप देखिए, ये इस वाले रूल को एक बार देखिए। धन से गुणा करने पर कोष्टक के अंदर पदों का चिन्ह नहीं बदलता है। मतलब अगर किसी कोष्टक का धन चिन्ह से गुणा करेंगे तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद है उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। कैसे? देखो ये कोष्टक है, पहला कोष्टक, इसके सामने में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब क्या है? धन है। अगर मैं कोष्टक को खोलता हूं तो धन चिन्ह का अंदर में गुणा होगा सबके साथ,
ये तीनों पदों के साथ गुणा होगा, और इस ये जो 3 पद हैं उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? जब धन चिन्ह का हम कोष्टक के अंदर में गुणा करते हैं। तो सेम लिखेंगे, x घात 2 धन 5x धन 6। अब यहां पर भी देखिए, इस कोष्टक के भी बाहर में धन चिन्ह है, कोष्टक को ओपन करेंगे, खोलेंगे, इस धन चिन्ह का अंदर में गुणा होगा तीनों पद के साथ, और जब धन चिन्ह का कोष्टक के प्रत्येक पदों के साथ गुणा होता है तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलता है। ये वाला रूल को देख लीजिए, चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, सेम लिख दीजिए, धन 3x घात 2 ऋण 2x धन 4। उसके बाद कौन से नंबर में आएंगे? यहां पर देखिए, इस वाले रूल को जरा देखिए तो, चर के समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं? चर एक्स वाई जेड ये सारी चीजें जो चर होती है समान घात वाले को आपस में हल करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो उनको पहले पास पास लेके आइए। चलिए, तो यहां पर देखिए, तो सबसे बड़े घात से शुरू करते हैं। यहां देखिए x घात 2 है, ये हो गया मेरा, अंडरलाइन कर रहा हूं। उसके बाद घात 2 वाला और कौन सा है? ये है, चिन्ह के साथ लेके आइए, धन 3x घात 2 धन 3x घात 2। अब उसके बाद घात 2 से थोड़ा छोटे घात की ओर आगे बढ़िए, घात 1 की ओर, तो ये है हमारा, तो धन 5x हो गया। घात 1 वाला और कौन है? ये ऋण 2x हो गया। और इस प्रकार से मैं अचर राशि क्या है? 6, और ये भी अचर राशि है 4। क्लियर है? देखो, चर का समान समान घात को मैंने पास पास लाया। क्यों पास पास ला रहा हूं चर के घात समान घात वाले को? क्योंकि उसको आपस में हल करना है हमको, प्लस माइनस करेंगे, पहला रूल लिखा हुआ है। तो चलिए, इस एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? 4x स्क्वायर, मतलब 4x घात 2 आएगा। उसके बाद 5x में 2x को घटाएंगे, 5x ऋण 2x, 5x में 2x को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा हमारे पास। उसी प्रकार से 6 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। बातें सबको समझ में आ गई होगी। चर के समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते घटाते पास पास लाया मैंने, है ना? और जोड़ते या घटाने पर चर का घात नहीं बदलता है, याद रखना। जब हम लोग जोड़ेंगे ना, देखो x घात 2 को 3x घात 2 के साथ जब जोड़ा तो सामने वाला गुणांक चेंज हुआ, घात थोड़ी ना चेंज हुआ, घात सेम है। और यहाँ घात 1 वाले को घटाया तो यहाँ पर भी घात 1 हुआ। तो कभी भी जोड़ते या घटाते हैं तो घात परिवर्तित नहीं होता। किसका घात? चर का घात, है ना? क्लियर है? और तीसरा नियम क्या बोल रहा है? जोड़ने या घटाने पर चर का गुणांक बदलता है। गुणांक मतलब समझते हो? मैंने बताया आगे वाला नंबर, देखो यहाँ गुणांक 1 था, यहाँ गुणांक 3 था, यहाँ कितना आ गया? गुणांक 4 आ गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बहुपदों को किस प्रकार से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, ये मैंने बेसिक आपको जोड़ना बता दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? घटाना सीखेंगे। क्या करेंगे? घटाना। देखिए, आइए बहुपदों को क्या करना सीखते हैं? घटाना सीखते हैं। ये लड़की भी शायद नहीं सीखी है, इसको भी सिखाते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ा रूल ज्यादा है, थोड़ा समझेंगे बारी बारी करके। हल करता हूं। देखिए, 2 बहुपद है। क्लियर है? कितने बहुपद हैं? 2 बहुपद। आपस में घटाना है। मैंने क्या बोला? जोड़ने या घटाने के लिए दोनों बहुपदों को कोष्टक में रख दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए पहले बहुपद को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। कितना? 8x घात 3 धन 9x घात 2 धन 5x धन 6। कोष्टक के अंदर मैंने बंद कर दिया। अब दूसरे बहुपद को भी कोष्टक के अंदर बंद करिए। 3x घात 2 ऋण 2x धन 4। अब आपस में क्या करना है बोल रहा है ये क्वेश्चन? घटाना है। तो बीच में क्या चिन्ह लगा दूंगा? ऋण चिन्ह। क्या लगा दूंगा? ऋण चिन्ह। और एक चीज बात को याद रखना, किसी भी कोष्टक के बाहर में धन चिन्ह है और वो चिन्ह अंदर में गुणा होगा तो अंदर वाले पद का जो चिन्ह है वो अपरिवर्तित है, चेंज नहीं होगा। अगर कोष्टक के बाहर में ऋण चिन्ह है और ऋण चिन्ह का कोष्टक के अंदर में प्रत्येक पद के साथ गुणा करोगे तो जो कोष्टक के अंदर में जितने भी पद हैं सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब बताइए, इस कोष्टक के सामने में कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है? धन चिन्ह है। धन चिन्ह का इस कोष्टक के अंदर में प्रत्येक पद के साथ गुणा करोगे तो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। आइए करते हैं, तो सेम लिख दीजिए। ठीक है, सब सेम सेम चिन्ह लगाना है। ठीक है, हाँ। अब कुछ सीखने की बारी आती है। ये जो दूसरा बहुपद है ना, इस दूसरे बहुपद में कोष्टक के बाहर क्या ऋण है? अगर ऋण का गुणा करेंगे, कोष्टक खोल करके ऋण अंदर जाएगा तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा, बदल देगा। वो क्या करेगा? बदल देगा। कैसे बदलेगा? धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। आइए बदलते हैं। अंदर में 3x घात 2 का चिन्ह क्या था? धन था। अब क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। चिन्ह बदल रहे हैं क्योंकि ऋण का गुणा हो रहा है। यहां पर 2x का चिन्ह ऋण था, अब क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 4 का चिन्ह धन था, अब क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर सारे नियम लिखे हुए हैं, यहां पर देख लीजिए ये वाले नियम को।
ऋण से गुणा करने पर कोष्टक के अंदर पदों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस नियम को देखिए, चर के समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। तो चर का जो समान घात है उनको पास पास लाइए, समान समान घातों को। आइए तो यहां पर देखिए 8x का घात 3। अब चेक करिए क्या कोई घात 3 वाला है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक छोटे घात की ओर आगे बढ़िए, घात 2 वाले को पकड़िए, ये तो हो गया, ये धन 9x घात 2। उसके बाद क्या कोई और है घात 2 वाला, ये है, लिखिए ऋण 3x घात 2। उससे एक छोटे घात में आइए, ये देखो घात 1 वाला है, धन 5x चिन्ह के साथ लिखेंगे। उसके बाद घात 1 वाला क्या है, धन 2x, धन 2x। उसके बाद ये अचर राशि बचे, धन 6 और ये ऋण 4। क्लियर है। तो पहला नियम देखिए, चर के समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते या घटाते, उसके लिए मैंने पास पास लिख दिया। आइए तो देखो x घात 3 वाला एक अकेला पद है तो उसको लिख दीजिए। अगर और भी कोई होता घात 3 वाला तो उसके साथ जोड़ घटा देते, लेकिन ये दोनों तो आपस में हल होंगे ना, समान समान घात है, घात 2 घात 2। तो 9x का घात 2 में 3x घात 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 6x घात 2 आएगा। ठीक है, ये भी समान समान घात है, घात 1 वाले हैं। 5x में 2x जोड़ोगे तो कितना आएगा, धन 7x, और 6 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाना सीखते हैं। किनका, किन चीजों का घटाना सीखते हैं, बहुपदों का आपस में किस प्रकार से घटाया जाता है। क्लियर है। ये सारी चीजें, नियमों को आप ध्यान देंगे। ये भी वही पुराना नियम है, जोड़ने या घटाने पर चर का गुणांक बदलता है, घात नहीं बदलता। ये देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हो, नियम किस प्रकार से लिखा हुआ है। बातें आ गई सबको समझ में। अब घटाने के बाद अब बारी आती है किस चीज की, बहुपदों को आपस में गुणा करने की। चलिए आइए बहुपदों को गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, क्या करना सीखते हैं, बहुपदों को आपस में गुणा करना, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर दो बहुपद आपके सामने हैं। पहले बहुपद को मैं लिख लेता हूँ कोष्टक के साथ, 5x धन 3 गुणा दूसरा बहुपद x घात 2 ऋण 2x धन 4। बातें आ गई सबको समझ में। और यह चिन्ह नियम सबको पता होना चाहिए। जब हम धन चिन्ह को धन चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो धन आता है, ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, धन ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, और ऋण धन का गुणा करते हैं तो ऋण आता है। बातें आ गई सबको समझ में। चलिए आइए, तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ। पहले बहुपद, यह आपका बहुपद नंबर 1 है और यह आपका बहुपद नंबर 2 है। पहले बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा दूसरे बहुपद से करते हैं। मतलब पहले बहुपद, पहला जो बहुपद है उसका प्रत्येक पद, मतलब 5x का गुणा पूरे दूसरे कोष्टक के साथ, धन 3 का गुणा पूरे दूसरे कोष्टक के साथ। क्लियर है, बारी बारी। हाँ, और दूसरा नियम क्या है, चर का चर से गुणा करने से चर का घात बदलता है। ठीक है, जब चर का चर से गुणा करेंगे ना तो चर का घात क्या होगा, बदलेगा। आइए इस चीज को समझते हैं, है ना। या एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी एक कोई व्यक्ति है। इस चीज से समझिए, पहले बहुपद में जो है वो व्यक्ति समझ लीजिए, और यहाँ पर जो दूसरा बहुपद में है ना, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझ जाइए। यहाँ पर पार्टी में खाने गए, यहाँ लड्डू है ना, बात को समझेंगे। यहाँ पर आपका जलेबी है, क्या है, जलेबी है। और अभी आखिरी तो मजेदार है, इस चीज को समझेंगे आप लोग। आखिरी जो बना रहा हूं आपका पसंदीदा चीज है वो, है ना, क्या है, आपका पसंदीदा चीज है ना। आइए अब बना देता हूं यहाँ, ठीक है, आप लोगों के लिए है ना, ये खाने के लिए। देखिए ये आप लोगों का आइस गोला होता है, चुस्की बोलते हो, आइस गोला, जो भी जिस नाम से जानते हो, एक तरीके का आइसक्रीम ठंडा पदार्थ है ना। आइए, तो ये 3 चीजें, ये पार्टी में 3 चीजें मिल रही हैं और यहाँ 2 व्यक्ति हैं, तो क्या होगा, ये पहला व्यक्ति, क्या ये पहला व्यक्ति इन तीनों चीजों को खाना चाहेगा, और ये दूसरा व्यक्ति भी इन तीनों चीजों को खाना चाहेगा। मतलब जो पहला व्यक्ति मतलब 5x, ये 5x का गुणा इन तीनों पदों के साथ होगा, और ये धन 3 का भी गुणा इन तीनों पदों के साथ होगा। बातें आ गई समझ में। चलिए करते हैं, है ना, खाएंगे बाद में, पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए, तो देखिए गुणा करना सीखते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहां पर पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति को ये तीनों आइटम चाहिए खाने के लिए, पूरा प्लेट में से लेके जाएगा तीनों को, भले ही जगह नहीं है प्लेट में। ये जो रसगुल्ला था ना, रसगुल्ला के ऊपर में आइस गुल्ला को ऐसे टांग देगा ऊपर में, छतरी जैसा। ठीक है, आइए, तो पहला व्यक्ति 5x है, उसको रसगुल्ला भी खाना है, उसको जलेबी खाना है, उसको आइस गुल्ला भी खाना है, लो दे दिए।
ये सब के सब उसको खाना है, ये व्यक्ति, ये प्लेट और ये तीनों पदार्थ खाने का। ठीक है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन था, धन 3। अब धन 3 भी ये सारा चीज खाना चाहेगा, है ना, तो इसको भी दे दो सारा के सारा चीजें, तीनों चीजें। तो क्या है, x घात 2 ऋण 2x धन 4। अभी जो धन 3 है ये एक व्यक्ति माने थे हम लोग, और ये तीनों क्या थे, खाने वाले वस्तु थे। ये भी देखो पकड़ कैसे जाएगा, तीनों से गुणा कर देंगे, है ना। आइए, तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान देने, जब चर का चर से गुणा करते हैं ना, तो चर का घात क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो चर का चर के साथ गुणा करेंगे या चर का चर के साथ, 5 एकम 5। या तो ऐसा भी बोल सकते हो, जैसा चर का चर के साथ करेंगे अचर का चर के साथ। यहाँ अचर 5 है, यहाँ है क्या, अचर नहीं है, तो 5 का 5 लिख देंगे सेम। अचर अचर का करेंगे, x घात 1 का गुणा x घात 2 के साथ करने से क्या होता है, चर का चर के साथ गुणा करने से चर का घात बदल जाता है। और सीधा सी बात बोलूं, चर का जो घात हो जाता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, कितना हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो चर इसका घात धन है, अब किसके साथ करेंगे, ऋण 2x के साथ करेंगे, तो धन और ऋण का गुणा क्या होगा, आइए यहाँ धन और ऋण का गुणा करते हैं तो क्या आता है, ऋण आता है। क्लियर है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऋण लिखूंगा। अब क्या करूंगा, दूसरे के साथ गुणा कर रहा हूं ना, इसके साथ, 5 दूनी 10, x घात 1 को x घात 1 से गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाता है, तो आंसर आ जाएगा घात 2। बातें आ गई सबको समझ में, क्लियर है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो बाहर में धन, ये धन है, और अभी तीसरे वाले के साथ गुणा करूंगा इसके साथ, तो धन धन का क्या होता है, देख लीजिए, धन धन का धन होता है, तो यहाँ धन धन का गुणा करूंगा तो धन लिखूंगा। अचर का अचर के साथ गुणा करेंगे, 5 चौक 20, अकेला अचर, यहाँ पर चर x है, यहाँ नहीं है, तो उसी चर को मैं x को उतार दूंगा वापस। बहुत इजी है ना। देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरे व्यक्ति के पास आते हैं, अब इसको खिलाते हैं। देखो अब ये धन है, इसके अंदर में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने में धन है। धन धन का गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है, धन का गुणा धन के साथ करते हैं तो धन आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं धन लिख दूंगा। और यहाँ 3 है अचर, यहाँ कोई अचर है क्या, नहीं है, तो इसी 3 को लिख दूंगा। और यहाँ चर एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोई चर नहीं है, तो उसी एक्स स्क्वायर को वापस लिख दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए अब इसका गुणा सेकंड वाले के साथ करेंगे, धन ऋण का गुणा, देखिए धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो मैं यहाँ ऋण लिख दूंगा। 3 दूनी 6, यहाँ कोई चर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चर है उसी को लिख दीजिए। फिर आगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो धन धन का गुणा क्या होता है, देखिए धन धन का गुणा धन होता है, तो मैं धन लिख लूंगा। उसके बाद 3 चौक 12, कोई भी चर नहीं, तो मैंने चर नहीं लिखा। क्लियर है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे मालूम है, समान समान घातों को आपस में हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे बड़े घात को पकड़िए, तो ये है 5x घात 3। उसके बाद एक छोटे घात की ओर आगे बढ़िए, ऋण 10x घात 2। अब घात 2 वाला और एक है, धन 3x घात 2। अब घात 1 वाले के पास आइए, ये है धन 20x, और घात 1 वाला है कि हाँ ये भी है, ऋण 6x। उसके बाद अचर वाले को देख लीजिए कितना लिखा है, धन 12। तो देखिए घात 3 वाला अकेला है तो वैसे ही रहने दीजिए, हल नहीं होगा। घात 2 मतलब समान घात वाले आपस में हल होंगे, ऋण 10x घात 2 धन 3x घात 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 7x घात 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को देखिए 20x में 6x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा, और अचर अकेला है तो 12 लिख देंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या सीखे इस पेज में कि बहुपद का बहुपद के साथ किस प्रकार से गुणा करते हैं। क्लियर है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर अभी तो बताएंगे भाग करना, तो आज की क्लास में भाग करना नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पेज में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले क्या आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 1 वो बहुपद की कैसी क्लास है, बेसिक क्लास है। बेसिक से शुरुआत करने, अगर किसी ने क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा था तो उसका ये रिविजन हो गया आपका। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा है, बहुपदों का भाग क्लास 10th के सिलेबस में, जो हम कल की क्लास से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। बातें आ गई सबको समझ में। तो बहुपदों का भाग मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगा। तो कल से आपकी क्लास 10th की सिलेबस स्टार्ट हो जाएगी मैथ्स में, अध्याय 1 की। क्लियर है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।